बार परसों वाला फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। परसों जो हमने किया था और छुट्टी का दिन छुट्टी क्लास में अब ठीक है तबियत बिल्कुल आज को पड़ गया तुम्हारा समझ नहीं क्या बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं अब ठीक है तो आंखों में चक्कर ठीक हो गया वो दवा डाल रहे हो अभी चलो देखिए एक बार पिछला हमने क्या किया था जो रिलेशंस निकाले थे याद करो जरा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू देखो भाई यही से याद नहीं करके आओ यार कैसे बिना पढ़े बता आपके पास A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 डेल्टा क्या था इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं एक मिनट पिछली में था ही नहीं मेरी वाली नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा एंगुलर डिस्पर्शन जो जो छूट गया है ना उसको याद रखो किसी भी दिन टाइम लगेगा तो मैं बुला के अलग से मैं करवा दूँ मेरा काम लिखो जरा एंगुलर डिस्पर्शन इस तरह से बनाइएगा ताकि आप इसको पीछे एक्सटेंड करके मिला सकें यहाँ सुहानी थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देना ताकि इसको पीछे एक्सटेंड करके मिला दें जो लाइन में पीछे एक्सटेंड करूंगा उसको व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ रे तो यही रहेगा ठीक है बराबर ऐसे पीछे मिला देना बेटा दो रे ही बनाने हाँ ये कहीं भी मिल जाए तो उसको देख लेना ये जो व्हाइट वाली बना रहा हूँ ये डॉटेड है ये मत बनाना पीछे तक इसका कोई यूज नहीं है ये मत बनाना इनको दोनों को बस यहाँ मिला दो पीछे डॉटेड बना देना तुम लोग क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो प्रिज्म के अंदर भी पीछे नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रिज्म के अंदर यहाँ मिला दो पीछे ऐसा कुछ नहीं है इसको पीछे खींच के यहाँ तक ले आओ विपग्योर बना था आपने विपग्योर में ये वायलेट था नीचे वाला ऊपर वाला रेड था आए ना अगर मैं इस लाइट को इस वाली को नहीं बदली बात लाइट रेज केवल ब्लू कलर वाली हैं बाकी सब एक्सटेंडेड रेज हैं अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो आप गौर से देखो डेल्टा कौन कौन से बन रहे हैं किस किस के डेल्टा बन रहे हैं ये वाली बनानी जो भी बनाएंगे देखो 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 ये लाइट रे किधर जा रही थी सीधी और ये रेड रे इधर मुड़ गई है तो ये जो डेविएशन आया ये आया डेविएशन इन रेड कलर है ना ये जा रही है वायलेट लाइट वायलेट को पीछे खींचता हूं तो ये आया डेविएशन इन वायलेट लिखिए इसको बनाइए और ये जो इन दोनों के बीच में थीटा है ये थीटा है ये तुम्हारा टॉपिक जहां लाइट रेज मिल रही है पीछे जाकर ये क्या है सर नहीं कैसा है लाइट रे ऐसे जा रही है एक लाइट रे तुम्हारी ऐसे बना देता हूँ
तुम्हारी लाइट में ऐसे जा रही है, एक कलर तुम्हारा ये गया, एक कलर तुम्हारा ये गया, ऐसे गए ना। ये डेविएशन किस में हुआ? रेड कलर में। ये डेविएशन किस में हुआ? वायलेट कलर में। और ये आ गया थीटा। अगर इस डेल्टा आर को मैं इधर ले आऊं अंदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये डेल्टा वी जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इसके बराबर बन गया डेल्टा आर प्लस थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ गया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आप एक काम करिएगा, उसको जूम करके ऐसे बनाइए, उसको जूम करके ऐसे बनाइए, तो आसानी हो जाएगी, वो एंगल समझने में दिक्कत आएगा। ऐसे बनाना है, ये गया रेड कलर, ये गया वायलेट कलर, और ये तुम्हारी थी इंसिडेंट रे। ये थी ना इंसिडेंट रे, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने आगे तक, ये जा रही थी लाइट पे, लेकिन ये मुड़ने के बाद, प्रिज्म से निकलने के बाद वायलेट इधर चला गया और रेड इधर चला गया। इनको पीछे एक्सटेंड किया तो ये थीटा एंगल आ गया। कुछ डायग्राम मत किसे भी किसे बना रहे, दोबारा बना के दूंगा। रुक जाओ, दोबारा बना रहे। ये वाला डायग्राम प्लीज यूज कर लें। ये थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। किसके बीच का डिफरेंस हो गया ये देखो, डेविएशन ऑफ वायलेट कलर और डेविएशन ऑफ, कौन ज्यादा डिवेट हुआ है? वायलेट। वायलेट सबसे ज्यादा डिवेट हुआ, सबसे कम डिवेट हुआ। तो इन दोनों के जो डेल्टा है उनका डिफरेंस थीटा के बराबर होगा। लिखो इट इज द एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स ऑफ द, लिखो यार जल्दी से, इट इज द एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। It is the angle between extreme colors of the spectrum. और ये रिलेशन तुमने लिख दिया, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और डेल्टा का रिलेशन क्या लिखा था? म्यू माइनस 1 इंटू ए। कब लिखा था याद दिलाओ? फॉर स्मॉल एंगल्स। और जब तक कहा ना जाए कि प्रिज्म का एंगल 30, 60, 40 है, जब तक आप सारे स्मॉल एंगल के प्रिज्म हो गया। ठीक, अगर इस चीज को यहाँ डाला जाए तो क्या बनता है? देखो जरा, डेल्टा वी की जगह रख सकते हो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक, क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे तो? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज थीटा। लिखिए, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट बोलो, क्या रहेगा? डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ये अलग बिल्डिंग है। हाँ अलग है। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा ये किसके इक्वल होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या नाम दिया था हमने? एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, बोलो एंगुलर डिस्पर्जन। तो ये रेशो है एंगुलर डिस्पर्जन का और डेविएशन फॉर मीन येलो कलर। डेविएशन फॉर मीन येलो कलर। इसको भी क्या लिखा था आपने? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए
अपॉन डेविएशन फॉर मीन येलो कलर म्यू माइनस 1 इंटू ए। सर हम मीन येलो कलर देखो तो उसी का डिस्कशन आ रहा है। यहां पर म्यू क्या ले लिया हमने, ये तो समझ में आता है डिस्पर्शन क्यों हुआ था, क्योंकि सारे कलर्स के लिए इनकी वेवलेंथ अलग अलग है। सब कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, सभी के लिए एक ही प्रिज्म था, लेकिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग था। ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन येलो कलर। लिखना जरा, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन येलो कलर। एक छोटा सा नोट लिखिएगा नीचे, इट इज ओमेगा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, ओमेगा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। ठीक है, दूसरा नोट लिखिए, if mu is not given, if mu is not given, then it can be taken to be, then it can be taken as ये लोग करो। आप पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप डिप्योर लिखते हैं। देखिए, मीन माने एवरेज, तो एक्सट्रीम कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर उसका मीन निकाल लेते हैं, तो वो इसके आसपास निकला, इसलिए मीन येलो कलर बोलते हैं। जो तुम कौन सा फॉर्मूला लिखते हो, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसको लिखते हो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस r। ये जो आप यूज कर रहे हो, इसमें जो ये म्यू है, ये मीन येलो कलर के लिए ही है। ये वही म्यू है जो अभी हम कर रहे हैं। अगर ना दिया हो तो एक्सट्रीम कलर्स का मीन निकाल लोगे, तो ये म्यू वही आ जाएगा। क्या चीज सब मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो, पहले लिखते चलो। आगे देखो, थर्ड नो, फर्स्ट प्रोमिनेंट कलर, क्या चीज, ये सारा, ये तो क्या करोगे लिख के, इसको तो मत लिखो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा था बस के, ये भी नहीं लिखना, ये लिखो, ये लिखे यहाँ पर देखो, इसको पढ़ा दो। नोट आपने लिख तो लिया नहीं, ये वाला ठीक है। तीसरा लिखो, द फर्स्ट प्रोमिनेंट कलर, द फर्स्ट प्रोमिनेंट कलर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इज ब्लू कलर। उस दिन भी शायद हमने बात की थी इस बारे में। हाँ हाँ, the first prominent color is the spectrum of, in the spectrum of white light is blue color, because intensity of violet and indigo is negligible। दीक्षा को क्या हो गया है, because intensity of violet and indigo is negligible। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जो आपका ओमेगा का फॉर्मूला आया था, क्या लिखा था आपने, वो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, उसमें आप इस v को हटाकर क्या डाल सकते हैं, b माने ब्लू कलर, क्योंकि इंटेंसिटी आर्यन बाबू काफी कम होती है किसकी, वायलेट और इंडिगो की, और इंटेंसिटी क्या होती है, वही बोलो, यस, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी। ठीक है जी,
वायलेट यहाँ पर जो हमने डिवीजन जो डिफरेंस लिया था वो हमने एक्सट्रीम कलर का लिया, वायलेट का और रेड का। लेकिन हम कह रहे हैं पहले दो कलर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं, तो पहला प्रोमिनेंट कलर आया ब्लू, तो कहता है आप सीरीज को इन दोनों को हटाई दो सीरीज में एक तरह से, आप ब्लू से ही शुरू करें। तो आपके पास अब जो म्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, म्यू बी प्लस म्यू आर अपॉन, ठीक है ना। आगे लिखो, प्रिज्म को किसी इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो क्या कि व्हाइट लाइट जो मुड़ गई थी वो सीधी हो जाए। ठीक है, सीधा एक उल्टा लोगों ने करा। लिखो आगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिखो हम लोग का नाम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को दिया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग का नाम लिखो, रेले बोलते हैं। फाउंड दैट, हिंदी में लिखो क्या फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। स्वानी इस पे वीआईपी गाड़ियों पे या कहीं पर डेंजर सिग्नल्स पे रेड कलर ही क्यों लगा, थोड़ा देख बोले, रेड कलर ही क्यों लगाते हैं, वो क्या होती है, कलर तो सारे, हाँ जी बोलो बोलो जो भी बोलो, दूर से दिखता है, क्यों दिखता है, तो उसके वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, स्कैटर कम होता है, सही बोल दिया तुमने। लिखो, फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। वो जो हमने पहले पढ़ा था म्यू में और लैम्डा में कोई रिलेशन था, क्या पढ़ा था, म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा बढ़ाऊंगा तो म्यू का क्या होगा, अब साफ दिखाई दे रहा है जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी। लिखो जरा, कलर्स whose wavelength is minimum, color whose wavelength is minimum get scattered the most। और ध्यान रखिएगा, इसको कोई लिख लीजिए हाइलाइटर की तरह कि जब भी स्कैटरिंग होगी वेवलेंथ में कोई बदलाव नहीं आता, जब भी स्कैटरिंग होगी देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा विबग्योर में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक। नहीं, नेक्स्ट लिखिएगा ब्लू कलर ऑफ द स्काई जी, ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज। और ये जो डिस्टेंस बोल रहा हूं ना मैं, ये डिस्टेंस तो उतना ही रहता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स बढ़ जाती है इस तरह, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, जो भी हमने बात करी सनसेट पे और सनराइज पर। और जब ऊपर होता है तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स ओवरऑल कम रहेगी, ठीक है। आगे लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा न्यूमेरिकल से, दो चार बोर्ड के आगे। अ रे ऑफ लाइट
passes through an equilateral prism. A ray of light passes through an equilateral prism of mu 1.5 such that a ray of light passes through an equilateral prism of mu 1.5 such that, put the equivalent condition, find angle of deviation. Find angle of deviation. देखो, एक चीज तो आपको यहीं से पकड़ में आ जानी चाहिए, ये एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन पोजीशन में होता है। याद करो, हमने कहा था उस टाइम भी कि जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन पोजीशन में होगा तो लाइट रे विल गो पैरेलल टू द बेस, विल गो पैरेलल टू द बेस। और ऐसे केस में I1 I2 के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। आपको एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है इस केस में, इसका मतलब ये मिनिमम डिवीजन का केस है। बताइए कैसे? एक चीज तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, देख ही हो रहा है, मैं तेरे को एंगल बता देता हूँ सारे, इधर उधर ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को समझ में नहीं आएगा। देख लो, एंगल्स देखना ध्यान से। राइट चली गई, हमेशा जब भी प्रिज्म से पास करेगी बेस की तरफ बेंड करती है। यहाँ नॉर्मल डालो, यहाँ भी नॉर्मल डालो, ठीक है। नॉर्मल के साथ कौन से एंगल बनते हैं? इंसिडेंस के और रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के। ये I1 हो गया, ये एमरजेंस का एंगल हो गया I2, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, और A जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, जब प्रिज्म मिनिमम डिवीजन में हो, मिनिमम डिवीजन का मतलब होता है, अगली क्लास में बता दूंगा, पिछली क्लास का था, बस ये ध्यान रख कि लाइट रे पैरेलल टू बेस निकल जाती है। और देखो रिलेशन क्या दे रखा है मैंने, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू A/2 है ना। कैसा प्रिज्म है? इक्विलैटरल प्रिज्म, यानी I1 I2 का एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म है कि नहीं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने कितने के होते हैं? 60 के, 60/2 30 डिग्री आ गया, तो I1 I2 मिल गया तुम्हें, मिल गया ना। आगे देखो क्या करो, और एक रिलेशन क्या रखा था आपने, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू A, ठीक है। लगाओ बेटा, सुनते नहीं हो ध्यान से, करने में लगे हुए। ये कब लिखवाया था मैंने? 60 डिग्री का स्मॉल एंगल है। फिर कैसे लगा रहे हो? फिर कैसे लगा रहे हो? भरोसा तुम्हें 2 मिनट लट लेके उतार दूंगा सारा, भरोसा करते हैं, पहले मानता गया बैठा हो। अरे एक और भी तो था रिलेशन, A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस, फिर यूज करो भरोसा। क्या दिक्कत है? एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, I1 I2 कितना है? 30 और 30, सॉरी 1 कैसे आ गया? 3/4 था ना, ये 3/4 था। अरे यार, अभी तो गलत आ रहा है, अगला 0 आ गया। 3/4 का मतलब 45 आ गया। ठीक है, ठीक है। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिख रहे हो? कुछ नहीं किया रहा हूँ मैंने, I1 और I2 की वैल्यू भी आ गई 45, तो 45 प्लस 45 मुझे पता, तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा, लिख रहा हूँ उसको, लिख लिया। A ray of light is incident at an angle of 60 degree. मैं तो चेहरे के भाव में पढ़ लेता हूँ। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on the face of a prism. आयन लिख ले भाई, लिख ले, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on face of a prism of angle 30 degree. Angle of emergence भी 30 degree है, angle of emergence भी 30 degree है। Show that emergent ray is perpendicular to the surface from which it emerges out. From which it emerges out. Also find mu. From so that emergent ray is perpendicular to the surface from which perpendicular to the surface from which it emerges out. Also find mu of the prism. प्रिज्म का एंगल कितना है? 30 डिग्री। लाइट रे आपने डाली ऐसे, ये आगे नॉर्मल कितने एंगल पे डालिए? 60 के एंगल पे डालिए। ये 60 एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 30। अब ये लाइट रे कैसी गई है ध्यान से देखो, यहां से कैसे चली, कैसी इतनी कैसी परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर फेस पर डालेगी तो सीधी निकलेगी फिर तो। अगर ये फेस पर परपेंडिकुलर रहेगी तो कैसी जाएगी? सीधी। यही शायद प्रूव करना है, चेक करो। क्या कह रहे हैं? कहाँ दिया? नहीं, मैंने गलत दे दिया। अगर आप लिखिए, मैंने ऐसे पढ़ के दे दिया। लिखा है द एमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, नॉट विद द नॉर्मल। लिख लो इसको। द एमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। The emergent ray makes an angle of 30 degree with the incident ray. Show that के बाद है ना ये? Show that से पहले था। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on the face of a prism of angle 30. The emergent ray makes an angle of 30 degree with the incident ray. Incident ray, ये देखो, इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर इंसिडेंट रे सीधी चली जाती है ऐसे, ये देखो, ये लक्ष्मी देख लिया, अगर नहीं मुड़ती तो लाइट रे सीधी चली जाती। ये आपकी लाइट एमर्जेंट रे है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, यही एंगल 30 डिग्री है। पढ़ के देखो दोबारा। जी बिल्कुल, मैं इसको सीधा कर देता हूँ आगे।
ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये वाला। प्रूव ये करना है कि ये लाइट रे जो इमर्ज आउट हो रही है ये फेस के परपेंडिकुलर है। ये प्रूव करेंगे कैसे? इसका कैसे करेंगे? अगर कोई चीज लाइट रे, अगर एक बात बताओ, 10th क्लास में तुम लोगों ने भी करी पढ़ी, लाइट रे को ऐसे परपेंडिकुलर डालते हो क्या होता है? सीधी चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ इस केस में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, तो फिर यहाँ पर भी तो यही प्रूव करना है। अगर आपने एंगल आई या एंगल आर जो इस फेस पर आया, अगर वो 0 कर दिया आपने, तो लाइट रे सीधी निकल जाएगी। वही यूज करना है, करो। सामने डायग्राम में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है सामने। एक तो डायग्राम वो वाला खोल लो जो तुमने पहला डायग्राम बनाया था, रे डायग्राम, सबसे पहला रे डायग्राम प्रिज्म वाले केस में। प्रिज्म वाले केस में जो रे डायग्राम आपने बनाया था ये वाला पहला वाला, जिसमें सारे एंगल दिए हुए हैं, I1, I2, R1, R2, वो निकाल लो। एक बार निकाल लिया। उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे चली गई, तो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है? R1। यहाँ नॉर्मल डालते हैं तो कौन सा एंगल बनता था? R2। ये आपके डायग्राम में बना हुआ है। क्या रिलेशन लिखा था आपने A में और R1 R2 में? A = R1 + R2। क्या R1 बता सकते हो कितना है? 30 एंगल है भाई। देखो ये लाइट रे सीधी, ये नॉर्मल, और ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो एंगल कितना है? ये अगर ये 30 है तो ये R1 कितना बचा? तो R2 कितना हो गया? ये जो लाइंस मैंने डाली हैं ये इसलिए डाली कि ये स्ट्रेट है, और इसके इधर एंगल और इसके इधर एंगल कैसा है? वर्टिकली ऑपोजिट। देखो इधर आओ, इधर इस डायग्राम में एक बार दोबारा देख लो प्लीज, कोई बात नहीं समझ आया। क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं है ना? क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30, 60 है, 60 दिया, ये एंगल दिया हुआ है 60, ठीक है जी। ये इतना सा एंगल है R1, ये वाला, ये एंगल है R1, ठीक, और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, चेक कर सकते हो। जो ये लाइट गई एमरजेंट रे जो आगे जाएगी, और ये जो लाइट जा रही थी इसके बीच में एंगल दे रखा है। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में एंगल 30, तो ये एंगल आ गया 30, ये एंगल आ गया R1, तो 30 + R1 शुड बी इक्वल टू 60। तो R1 कितना? 30। वहाँ क्वेश्चन कुछ और था, वैल्यू चला रहा है। ये एंगल है 60, ये एंगल है 30, तो कितना बचा? तो आपने A = R1 + R2 में डाला इसमें। एंगल ऑफ प्रिज्म 30, R1 30, R2 कितना निकल गया? तो हम तो कह ही रहे थे कि अगर R0 आ गया तो लाइट रे परपेंडिकुलर चली जाएगी, म्यू और रहेगी। नहीं आया? फिर से बनाओ ये डायग्राम, आगे समझ में?
जुटा जुटा हम होते ना, ठीक है। चलो आगे म्यू निकालो। म्यू में क्या बचा है? क्या चीज? R0 तो आएगी थी। म्यू कैसे निकलेगा? इस स्पेस पे निकाल लो। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। इस स्पेस पे निकाल लो। साइन आई कितना है? 60। आई कितना हो गया? 60। और आर कितना निकाल कर बैठे हो? 30 डिग्री। वैल्यू डालो आपका आंसर। दूसरे फेस पे क्यों जा रहे हो? छोड़ से निकालते हैं ना अपनी बैंड पर। A ray of light falls normally। अरे बाबू इसीलिए क्वेश्चन पूरा लिख पा रहा हूँ, वैसे ही गलती हो गई। मैं जल्दी बता देता हूँ। देखो एंगल किस किस के बीच में निकला। A ray of light falls normally on one face of a prism। A ray of light falls normally, perpendicularly, on one face of a prism of angle 45 degree। On one face of a prism of angle 45 degree। ठीक है? If the critical angle of the prism, if the critical angle for prism is also 45 degree, if the critical angle for prism is also 45 degree, trace the course of ray। Trace the course, C-O-U-R-S-E, रास्ता। Trace the course of the ray, कि लाइट रे कैसे कैसे मूव करेगी, जाएगी। Trace the course of the ray in the prism। Trace the course of the ray in the prism। कितने एंगल का प्रिज्म बना है? 45। चलो लाइट रे कैसे गई? इट फॉल्स नॉर्मली ऑन वन फेस, यानी लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई। कैसे गई ऊपर? परपेंडिकुलर। अब वहां किसी एंगल पे टकराई भी होगी। नॉर्मल डाल के देख लेते, यहाँ नॉर्मल डाल दो। ठीक है जी। अब बताइए लाइट कैसे जाएगी? यहाँ तो गिर गई, अब लाइट कहाँ को जाएगी? इस केस में भी यशवी बाबू लाइट परपेंडिकुलर गई है फेस के, तो आई का एंगल यहाँ 0 और आर का एंगल भी यहाँ 0। इंसिडेंस का एंगल किस किस के बीच में बनता है बताइए? इंसिडेंट है वो तो 0 हो गया, नॉर्मल पे डाल दिया और आर भी 0 हो गया। अब ये बताना है कि लाइट रे कैसे जाएगी। पिछली क्लास में आपके यहाँ क्या चक्कर क्या है? छुट्टियां क्यों करते हैं? फीवर हो गया बेटा, गोली खा लिया। ये पता लगाना है कि किस एंगल पर नॉर्मल पे गिर रही है। नहीं सर, हमें बताना है कि लाइट रे यहाँ टकराने के बाद कहाँ जाएगी। ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कहाँ को जाएगी? पहले एंगल को निकालने में निकालो, निकालो। अंदर की तरफ ही आ जाएगी, वापस आ जाएगी उसी एंगल पर 45 पे वापस आ जाएगी। ऐसे यहाँ को 45 पे वापस आ जाएगी। PIR भूल गया, याद करो सर। सरफेस के लोग तो लिखे कैसे, क्यों?
तुक्के हाँ। क्रिटिकल एंगल जाएगी वैसे जैसे तूने बोला, पर तुक्के बता। क्या करा था हमने, देखो याद करो एक बार। लाइट रे को अगर डेंसर से रेयर भेजोगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ऐसे चली जाएगी। आप थोड़ा एंगल बढ़ाओ, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब आपने एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया तो लाइट रे और इधर को जाएगी। आपने यहां से और बड़े एंगल पे डाल दिया, मान लो आपने लाइट रे को क्रिटिकल एंगल पे डाल दिया, तो लाइट रे कैसी जाएगी, इट मूव्स अलोंग द सरफेस, ऐसे चली जाएगी। और अगर आपने क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे डाल दिया तो ये उसी एंगल से वापस आ जाएगी। क्रिटिकल एंगल फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद करवा रहा हूं, पुराना वाला 10 मिनट खराब करा दी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अभी क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो नॉर्मल बाहर जा रही है, अभी भी छोटा है तो रे बाहर निकल गई। लेकिन जब आप क्रिटिकल एंगल पे लाइट को डालोगे तो इट ग्रेजेस अलोंग द सरफेस। और अगर आपने यहाँ पर जो एंगल डाला है ये इससे भी बड़ा है, इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा देखिए यहाँ ये एंगल कितना है 90, ये कितना और ये कितना हो गया, 45 क्रिटिकल एंगल 45 और ये क्या डाल रखा है आपने, तो ये एंगल भी कितना हो गया। क्रिटिकल एंगल यहाँ तो बात समझे, ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री। ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होगा, तो ये 45 होते, ये 45 हो गया, नॉर्मल डाल देते हो गया। जिस एंगल पर लाइट डाली गई है वो 45 है। क्रिटिकल एंगल भी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, और जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल पर डाली जाती है तो सरफेस के अलोंग चली जाती है। समझ आई बात? तो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, लाइट सरफेस के अलोंग ग्रेज करती हुई चली जाएगी। कैसे बना लेंगे, और सारे रीजंस प्रॉपर्ली लिखने हैं, ऐसे निकल जाएगी। बताइए लाइट रे कैसे आएगी, ऐसे आएगी, और ऐसे आएगी और सरफेस के अराउंड ग्रेज करके ना लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से पहले I2 क्या है इसमें, ये मेरा, अगर इस फेस को फेस 1 लेते हो, इस फेस को फेस 2 लेते हो और बिल्कुल उस डायग्राम से कंपेयर करते हो जो हमने पहले बनाया, तो I10 R10, और ये वाला एंगल हमने लिखा था शायद R2, ये आ गया 45। एंगल किस किस के बीच में बनता है, नॉर्मल और जो लाइट रे गई, नॉर्मल और जो लाइट रे गई इसके बीच में ये कितना एंगल बना, 90 डिग्री। और वैसे भी जब भी TIR होता है, देखो जरा ध्यान से, जब भी TIR होगा, लाइट ऐसे गई, हाँ तो उसको छोड़ा बैठा हूँ, बड़े नाजर पे, लाइट रे यूं गई, लाइट रे यूं गई, तो ये एंगल कितना है, रिफ्लेक्शन का एंगल 90। जब भी TIR होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल पे लाइट डालोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछते हैं ना TIR की, तो आप ये लिख सकते हो कि लाइट को ऐसे एंगल पर डालो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जानी चाहिए लाइट को ऐसे एंगल पर डालो ताकि रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो जिस एंगल पे आपने लाइट को डाला वो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर अगर हम डेंसर मीडियम से लाइट मिरर में डाल रहे हैं, तो अगर रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो गया तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, अभी भी डाउट है तो मैं फिर रुक जाऊंगा, फिर कुछ और तरीके से ट्राई कर लेंगे। चल लूँ फिर मैं।
नहीं चल हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम फॉर अ प्रिज्म मटेरियल equals cot A by 2. Refractive index for material of a prism is cot A by 2. What A by 2? जी A वही आपका एंगल ऑफ प्रिज्म शो दैट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा एन is 180 minus 2. Show that angle of minimum deviation is आपके सामने 180 minus 2. मिनिमम डिवीजन में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा था, वहां से शुरुआत करिए. साइन हटा दूं तो ये आ गया a by 2 प्लस डेल्टा n by 2 equals to 5 by 2 minus a by 2. 2 हट गया सब जगह से, है ना? 2 हट गया और a इधर आ जाएगा. सर A के ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो a plus delta n equals to 5. a plus a पूरे हो गए. बात हो गया. पूरे होगा. ठीक. एक और क्वेश्चन. अब प्रिज्म अच्छा लिख रहे हो क्या? जल्दी देखने की जरूरत नहीं होती चाहिए, इसमें कुछ लिखा ही नहीं हमने. यहाँ पर क्या लिखा था? म्यू किसके इक्वल था? कॉट हो गया कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस को हमने सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा ही तो लिखा है, और कुछ करा ही नहीं. बाकी साइन हट गए, एंगल को इक्वेट किया. आगे की नहीं समझ में? अगला क्वेश्चन. अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री, पानी नहीं पीने दूंगा आराम से. द थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री 6 डिग्री ऑब्वियसली जब आ गया ना समझ में आ गया. गिव्स अ डेविएशन ऑफ 3 डिग्री gives a deviation of 3 degree. Find the mu. अब इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पता है क्या करेंगे. एक ही फॉर्मूला है छोटे एंगल्स के लिए, that equals to mu minus 1 into 1. ये कितना दे रखा है? 3 डिग्री. और ये एक कितना दे रखा है? यहाँ आप इस्तेमाल करें, mu निकल आए. एक और क्वेश्चन. फॉर अ मटीरियल, हाँ करते जाओ. इसका आंसर 3/2 है. इसको सॉल्व करोगे 3/2 है. कर लिया? फॉर अ मटीरियल म्यू आर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर. जी नेक्स्ट क्वेश्चन 1.644 है. फॉर अ मटीरियल, ये उसके बाद ये लिखिए रेड कलर का म्यू उतना है और म्यू भी दिया हुआ है 1.664. फाइंड इट्स dispersive power. Find its dispersive power. ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एमसीक्यूज में आएंगे. सीधा लगे टेढ़ा लगे आप लगा नहीं. म्यू फॉर ब्लू कलर, म्यू फॉर रेड कलर. एक ही मटेरियल का प्रिज्म अगर रेड लाइट के लिए देखता हूं तो उसका म्यू इतना है और ब्लू के लिए म्यू इतना है. बिकॉज म्यू डिपेंड्स अपॉन लैम्डा बाय कॉशिक्स रिलेशन. हमने नाम बदल लिया. 1.6 ओमेगा की वैल्यू 0.0305. म्यू म्यू ना छोटी म्यू
म्यू ही तो गिवन है, ओमेगा निकालना है। अभी बता क्या है, जब आपके पास म्यू गिवन ना हो तो आप म्यू बी और म्यू आर को ऐड करके एवरेज निकाल लें, निकल आएगा। ओमेगा निकालना है, ओमेगा होता है म्यू बी माइनस म्यू आर, सारी वैल्यू आपके पास है। तो 0.0305 यूनिट क्या आनी चाहिए? हाँ वही जो बोला है, लिख दो। सर म्यू नहीं गिवन है, लेकिन उसको ऐसे निकालिएगा, अभी नोट में लिखवाया हो गया। अगला लिखिए, बता दीजिएगा जब हो जाए। लिखिए, छोड़ देने तो वैल्यू निकालनी चाहिए। वी कंबाइन टू प्रिज्म्स, वी कंबाइन, चिराक्षर में लिखें, वी कंबाइन टू प्रिज्म्स P1 and P2. We combine two prisms P1 and P2 such that there is dispersion without any deviation, such that there is dispersion without any deviation. और कुछ गिवन है चीजें फॉर P1। P1 के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है 4 डिग्री, हाँ, और μ1 दिया हुआ है 1.54, ये पहले प्रिज्म के लिए हो गया। P2 दूसरे प्रिज्म के लिए, μ2 हो गया 1.72 और वो आपसे कह रहा है A2। डिस्पर्शन है पर डिविएशन नहीं है। डिस्पर्जन है, डिविएशन नहीं है। अभी तुमने मुझे जवाब दिया भी था, यस। एक प्रिज्म को सीधा लगाओ और एक प्रिज्म को उल्टा लगाओ, तो लाइट रे जितनी डेविएट हुई थी वो फिर सीधी हो जाएगी, तो डेविएशन का एंगल खत्म। इसका मतलब जितना डेविएशन पहला वाला प्रिज्म करवाएगा, दूसरा वाला उल्टी तरफ इसको उतना ही घुमा देगा। ऐसे ही तो बता रहे थे तुम मुझे भी कि ये दो प्रिज्म लगाइए, ये लाइट रे जाएगी, ये मोड़ेगा, ये उसे फिर सीधा कर देगा, तो लाइट रे में डेविएशन आया था, वो तो ऐसे ही पैरेलल चली गई। छोटे एंगल से बिल्कुल लगाइए। पहले वाले केस में μ1 - 1 × A1 और दूसरे वाले केस में μ2 - 1 × A2 आपको निकालना है। करिए कुछ, थ्री डिग्री। एक आप निकल गया आंसर, A2 3 डिग्री। आपने वो डिवीजन का ग्राफ बनाया था, वो यू शेप का, ऐसा कुछ।
ज्यादा वैसा हो गया, ऐसा कुछ बनाया था। इसमें एक नोट करने की चीज और भी, देखो जरा, ग्राफ बनाया था मिनिमम डेविएशन का हमने, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन का एंगल सबसे कम आता है, करा था ना, कब करा था ये, प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल से पहले। कि इंसिडेंट रे बहुत बार ऐसा होता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइट कहाँ से आ रही है, हम किस एंगल पर डालें हमें नहीं पता लगता, कौन से एंगल पर आकर गिरेगी। अगर ऐसा है तो इंसिडेंस रे को हर बार हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस संभालना मुश्किल है, तो उसके लिए हमने क्या करा था, हमने प्रिज्म छोटे एंगल के दे, है ना। मिनिमम डेविएशन में आपने क्या देखा था कि एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन का एंगल सबसे कम आया था। लेकिन इस ग्राफ से एक और चीज पता लग जाती है, अगर मैं यहाँ से लाइट को ऐसे लाइन ऐसे डाल दूं, इधर देखो, अगर मैं यहाँ से लाइन ऐसे डाल दूं, बेटा कविता पाठ थोड़ी कर रहा हूँ, तेरी जिंदगी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो छोले भटूरे बेच रहे तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कर नहीं सकता ना उसमें, जिंदगी में भटूरे बेचने लिखते हैं तो भटूरे बेचो, इसका कोई फायदा लिखने का, सुनते तो है ही नहीं। ये लाइन क्या थी यहाँ पर, डेविएशन, क्या था यहाँ पर, डेविएशन का एंगल था यहाँ पर, और यहाँ क्या था, एंगल ऑफ, आप देखो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और निकलती है कि ऐसे ऐसे दो एंगल मिलेंगे आपको जिस पर डेविएशन का वैल्यू सेम आएगा। तो देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज सेम। ये लिख लीजिए, एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ग्राफ बना लीजिए, देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस there are two angles of incidence for which delta is same. पढ़ाने का ना सारा मोमेंटम खराब करते हो तुम लोग, निकम में हो रहे हो। सुबह को 2 घंटे न्यूमेरिकल्स निकालता हूँ कि आज ये कराऊंगा, पढ़ के आता हूँ, तुम पर रिवीजन भी नहीं होती, और यहाँ बैठ के भी गधों की तरह टाइम देखते हो बैठ के। परसों से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाएंगे, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पेंसिल ले आना प्रॉपर्ली, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, एक भी डायग्राम नहीं बनेगा। मिरर नहीं करा है, कराऊंगा पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो पहले रह गया तो फिर रहेगा, बाद में रहेगा, तो छोड़ूंगा कुछ नहीं बेटा, सिलेबस से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, क्या नहीं करा मैंने, परपेंडिकुलर डाल दी, यहाँ से कोई एंगल ऑफ डेल्टा ले लिया मैंने, यहाँ से लाइट रे यहाँ डालूंगा तो एक ग्राफ को यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या है, ये ना, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या है, ये ना, तो इस एंगल पे भी डेल्टा वही है और इस एंगल पे भी डेल्टा वही, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएंगे जिसपे डेल्टा सेम है, ठीक है। एक बनाओ जरा बेटा, बाद में याद आता हूँ मैं हमेशा ही, अभी तो बच्चे बाद में मिलने आते हैं, अभी तो मजे ही बचा के बैठते हैं, ऐसे ही होता है। और छोटे बालक हो ना, समझ में तो आता नहीं, सोचते बहुत बड़े तोप हो गए हम लोग, और समझ में आएगा इंपॉर्टेंस अभी के 1.5 घंटा भी हम बैठ नहीं पाते थे। देखिए यहाँ से अगर हम लाइट रे को ऐसे डाल दें परपेंडिकुलर, ये छोटा स्लिट छोड़ दिया मैंने, यहाँ से लाइट रे को सीधा डाल दिया तो लाइट रे वापस आ जाएगी उसी रास्ते, ये मिरर, ये मिरर, ठीक है। अब इस मिरर को हमने थीटा एंगल से मोड़ दिया, इस मिरर को हमने थीटा एंगल से टिल्ट कर लेंगे, ये देखो
लंबाई है, अभी तो लाइट रे यूं जाती यूं वापस आ गई, इसकी इमेज कितने एंगल पे बनेगी, कहाँ बनेगी जी। मैं कुछ और चीजें दे भी देता हूँ तुम्हें, बस और कुछ दे भी देता हूं। आपको अब ये इमेज यहाँ पे बनेगी ना, जहाँ भी बनेगी आपसे ये पूछा कितनी दूर बनेगी, ये डी बताइए। और ये थीटा जो आपको दिया हुआ है उसमें से मोड़ा है 3.5 डिग्री का, ये 10th की प्रदीप में दिया हमारे क्वेश्चन। ये लेंथ है 1.5। हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी, मिरर और स्लिट के बीच। देखो ये थीटा तुम्हें मालूम है, एक बार देखो प्लीज। अब ये जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ कहीं जाएगी, जाएगी ना नहीं? ये एंगल कितना है, अगर ये बता दो कि फिर तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा के tan थीटा लगा देंगे। मुझे ये एंगल बता दो, ये एंगल कितना थीटा, क्या चीज, ये जो लाइट रे यहाँ से जाएगी ना भाई, ये एंगल बता दो कितना है। वैल्यू है, वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा। नहीं भाई, वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। जैसे 3.5 है तो वो कुछ आएगी, सोचो। रिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन है, मिरर से टकरा है। जब लाइट रे मिरर पे सीधी डल रही थी तो आई और आर दोनों ही 0 थे, सीधी गई सीधी वापस। अब आई तो हमारा आई 90 माइनस थीटा हो गया। एक मिनट, जरूरत नहीं, ये आ गया मिरर, ये आ गया उसके ऊपर डला हुआ नॉर्मल। अगर मैं इस मिरर को थीटा डिग्री से मोड़ दूं तो ये नॉर्मल भी थीटा डिग्री से ऊपर हो गया, आया ना? ये मिरर है, इसके ऊपर ये नॉर्मल। अगर मैं इसको 20 डिग्री मोड़ दूं ऐसे, तो ये जो आपका नॉर्मल है ये 20 डिग्री ऊपर हो गया, हो गया। अगर आपने लाइट रे ऐसे डाली, मिरर इसके परपेंडिकुलर था, अगर इसको थीटा डिग्री मोड़ दोगे तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री मुड़ जाएगा। नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे नहीं, नॉर्मल। ये जो मैं डाल रहा हूँ ये नॉर्मल ही है, शीशे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो अगर आपने इसको 30 डिग्री घुमा दिया तो ये भी 30 डिग्री घूम गया, नॉर्मल भी 30 डिग्री घूम गया। ये चीज यहाँ क्यों नहीं सोच रहे हो? नहीं, ये चीज यहाँ क्यों नहीं सोच रहे हो? ये नॉर्मल हटा हुआ है। देखो, अगर आपका ये मिरर है, मिरर को आपने थीटा एंगल से मोड़ दिया तो मिरर के ऊपर डला हुआ परपेंडिकुलर वो कितना मुड़ेगा? थीटा। लेट अस से ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर कितना मुड़ गया? थीटा एंगल मुड़ गया। अब लाइट रे जब ऐसे डलेगी तो ये परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना होगा? तो ये एंगल पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? ये पूरा कितना हो गया? हमें तो यही चाहिए, 7 डिग्री हो गया, 7 डिग्री। ये पूरा कितना हो गया? 7 डिग्री। दांत बाद में निकाल लेना, पहले कर लो। थीटा tan 7 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो डी आ गया 1.5 10 10 7 की वैल्यू में दे देता हूँ आपको 0.1228 ये आपका आंसर है। क्या कह रहे हो 7 आएगा, वही तो बता रहा हूँ। जब ये आपने मिरर को थीटा एंगल से मोड़ दिया तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से मुड़ गया। एक काम और कर दो मेरे कहने से, यहाँ पर ना इसको लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको लिख लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और I इक्वल्स टू आर है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है। और एंगल किस किस के साथ बनेंगे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ये रहा तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल, तो ये थीटा, और ये कही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा नॉर्मल। एंगल कितना है, थीटा। थीटा। अब इसको ना केस की तरह याद करना हमेशा, कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मिरर को 5-7 डिग्री घुमाओगे तो ध्यान रखिएगा ये रे 2 थीटा डबल एंगल पे मुड़ती है। बस ये याद। टाइम हो गया क्या?